जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021। ये हमेशा हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आइए इसी के बारे में विस्तार से देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी। देख लीजिए 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। दिस डे मार्क्स द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड एंड 2 Feb 1971 इन रैमसर ईरान। इस दिन क्या हुआ था, ये कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के ऊपर 2 फरवरी 1971 को रैमसर में। ये ईरान में एक जगह पड़ती है। तो वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए वहाँ पे एक कन्वेंशन आयोजित किया गया। तब से इसका एक तरह से इसको सेलिब्रेशन करने के लिए इसी डेट को चूज़ किया गया। कब से ये शुरू हुआ, इसको पहली बार मनाया गया 1997 में। पहली बार मतलब 1957 में पहली बार इसको मनाया गया। स्थापना कन्वेंशन इसका हुआ था 71 में। In 2021 वर्ल्ड वेटलैंड डे वॉज सेलिब्रेटेड विद द थीम वेटलैंड एंड वाटर। जो वेटलैंड होते हैं वो एक तरह से जैसे शरीर में किडनी का काम होता है, ऐसे इकोसिस्टम में या अर्थ पे एक तरह से जो ये वेटलैंड होते हैं वो किडनी का काम करते हैं। वो एक तरह से सारी चीज़ों को छानते हैं अच्छे से, और वो बहुत ही एक तरह से इकोसिस्टम में अहम रोल निभाते हैं। वेटलैंड आर एरियाज वेयर वाटर इज़ द प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट एंड द एसोसिएट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अब देखिए ये प्राइमरी फैक्टर होते हैं कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए पौधे हैं और एनिमल लाइफ हैं उनको। दे अकर व्हेन द वाटर टेबल इज़ एट आर नियर द सरफेस ऑफ द लैंड और वेयर द लैंड इज़ कवर्ड बाय वाटर। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे वाटर टेबल बहुत ऊपर होता है, या तो सरफेस पर ही होता है, या तो इस तरह का होता है। मतलब वाटर टेबल जैसे आप कहीं कहीं पे वाटर टेबल सिर्फ 17 मतलब 30 फुट पे या 25 फुट पे भी पानी निकल आता है। तो उस तरह का जो वाटर टेबल है, और उससे भी पहले निकल आता है। तो जो वाटर टेबल है वो बहुत ही ऊपर हो, मतलब पानी की अधिकता हो अच्छे से, और या तो सरफेस पर ही लैंड पर ही पानी भरा रहे, कवर्ड रहे, तो उसमें वो वेटलैंड कहलाएगा। और ये वेटलैंड आर डिफाइंड एज लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन टेरिटोरियल एंड aquatic ecosystem where the water table is usually at or near the surface or the land is covered by shallow water। जो इसका डेफिनेशन है वो देखिए क्या कह रहा है कि जो लैंड ट्रांजिशनल है वो होना चाहिए टेरिटोरियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब ज़मीन भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जैसे कोई समुद्र का किनारा है या जैसे चिलिका लेक आप देख लीजिए। इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। टाइप ऑफ वेटलैंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कोस्टल वेटलैंड, सैलो लेक एंड पॉन्ड्स, मार्सेस, स्वैम्स, बॉक्स, एस्चुरीज। तो इस तरह की होती हैं, इस तरह के वेटलैंड होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है वो आइए देखते हैं। वेटलैंड आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड द वर्ल्ड विद नियरली 2/3 ऑफ इट्स फिश हार्वेस्ट। जो वेटलैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव होते हैं। ये ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं, और ये दुनिया भर की 2/3 जो फिश का फिशरीज है वो 2/3 वेटलैंड ही देते हैं। वेटलैंड प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द इकोलॉजी ऑफ द वाटर सेड। और जो इकोलॉजी है वाटर सेड की उसमें इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ एक तरह से रोल प्ले करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सैलो वाटर हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज आइडियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेस ऑफ द फूड वेब एंड फीड मेनी स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, सेलफिश एंड इंसेक्ट्स। अब क्या कह रहा है कि जो वेटलैंड है वो वहाँ पे पूरा एक तरह से फूड वेब है। एक तरह से जो आपने फूड वेब या फूड कौन किसके ऊपर निर्भर रहता है वो आपने देखा ही होगा। तो उसी तरह का जो यहाँ का एक्वेटिक है या यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे
मतलब एक तरह से प्लांट, एनिमल और जो एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं वो सारे निर्भर रहते हैं। उनमें एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिश हैं, ये सारे हैं। वेटलैंड्स, माइक्रोवेव्स, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साइकिल फॉर वाटर, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अभी क्या कह रहे हैं कि जो वेटलैंड है ये क्या क्या है इसमें, इसमें माइक्रोवीज हैं, प्लांट्स हैं, और जो वाइल्ड लाइफ हैं वो हैं द पार्ट ऑफ ग्लोबल साइकिल फॉर वाटर। और ये वाइल्ड लाइफ है, ये पार्ट है ग्लोबल साइकिल के वाटर में, और इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी है। वेटलैंड स्टोर कार्बन विद देयर प्लांट कम्युनिटीज एंड सॉइल इंस्टीड ऑफ रिलीजिंग इट टू एटमॉस्फेयर एट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करते हैं, जो वेटलैंड है ये स्टोर करते हैं कार्बन, कहाँ कहाँ से, इनके प्लांट कम्युनिटीज से, मिट्टी से एंड सॉइल, मिट्टी से, इंस्टीड ऑफ रिलीजिंग इट, और इसको एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते हैं और जैसे दूसरी करते हैं उस तरह का यहाँ नहीं, और जो एक तरह से कार्बन को सोख लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। वेटलैंड्स फंक्शन एज नेचुरल बैरियर दैट ट्रैप एंड स्लोली रिलीज सरफेस वाटर, रेन, स्नो, मेंट, ग्राउंड वाटर एंड फ्लड वाटर। अब क्या करते हैं कि ये इनका जो काम है वो नेचुरल बैरियर है, ट्रैप करना, धीरे धीरे रिलीज करते हैं सरफेस वाटर, और जो बरसात का पानी होता है या जो ग्राउंड वाटर होता है, जो तो उससे क्या होता है कि कभी बाढ़ नहीं आता है, और वो यहाँ पे एक तरह से वेटलैंड में पानी भी रहता है और ये पानी को संरक्षित करने का भी काम करते हैं, इस तरह से रहता है। वेटलैंड वेजिटेशन आल्सो स्लो द स्पीड ऑफ फ्लड वाटर, लोअरिंग फ्लड हाइट एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है पानी का भराव होता है वो दूर तक होता है, तो उससे स्पीड भी जो होती है पानी का बहाव वो धीरे होता है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन रहती हैं, तो जो पौधे उग आते हैं तो उनकी वजह से जब पौधा कहीं उगा है या कहीं पे घासें उगी हैं, तो जब वहाँ से पानी गुजरेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, और उससे फ्लड के चांस, जो फ्लड के हाइट हैं वो भी जो कम होंगे, और जो रिड्यूस है सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का कटाव है वो भी कम होगा। आपने देखा भी होगा कि हम ही बहुत सारे मतलब मिट्टी कटाव के लिए किसान अपने खेतों के जो चारों तरफ पेड़ों को लगा देते हैं, ताकि उनकी खेतों की मिट्टी बची रहे, वो बरसात के दिनों में बहे ना या कटे ना, क्योंकि पेड़ होते हैं वो रोके रहते हैं, या घासें हैं वो रोकी रहती हैं। वेटलैंड्स आर क्रिटिकल टू ह्यूमन एंड प्लांट लाइफ, और ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन और प्लानट लाइफ के लिए। मोर देन 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन देम फॉर अ लिविंग, एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज लिव एंड ब्रीड इन वेटलैंड्स। अभी क्या है कि जो 1 बिलियन पीपल हैं वो डिपेंडेंट हैं वेटलैंड के ऊपर, और 40% दुनिया की स्पीसीज़ है वो जो एक तरह से अपनी जो जीवन है उसको, और जो ब्रीड है वो वेटलैंड के किनारे ही हो रहा है। वेटलैंड आर अ वाइटल सोर्स फॉर फूड, रॉ मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्सेज, फॉर मेडिसिन एंड हाइड्रो पावर। और जो वेटलैंड होते हैं वे बहुत बड़े सोर्स होते हैं फूड के, रॉ मटेरियल के, जेनेटिक रिसोर्स और हाइड्रो पावर, जैसे बिजली उत्पादन के लिए। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ पीपल। और इनका जो योगदान है वो ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में, कल्चर और स्पिरिचुअल वेल बीइंग में आप एक तरह से बहुत सारा इसका फ़ायदा है, देख रहे हैं यहाँ पे। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल एंड प्लांट एंड मेनी कंटेन अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, सपोर्टिंग प्लानट एंड एनिमल दैट आर फाउंड नाउ वेयर एल्स। और जो इनका हैबिटेट है, जो वातावरण है, वो जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए, जो पेड़ पौधे हैं, और उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करते हैं जहाँ पर भी ये रहते हैं, वेटलैंड पाए जाते हैं जहाँ पर। मेनी वेटलैंड आर एरियाज ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड प्रमोट टूरिज्म, एंड मेनी आर इम्पॉर्टेंट टू एब्रोजिनल पीपल। अब क्या होता है कि जो विदेशी होते हैं उनके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत एक तरह से टूरिज़्म को बढ़ावा देता है, नेचुरल ब्यूटी को एक तरह से दिखाता है। वेटलैंड आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर इंडस्ट्री, और बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदा है इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल दे फॉर्म
form nurseries for fish and other fresh water and marine life and are critical to commercial and रिएक्शनल फिशिंग इंडस्ट्री। अब क्या है कि ये लोग नर्सरी हैं, जैसे छोटी छोटी मछलियों को उत्पादन के लिए, क्योंकि ये समुद्र और जो धरती का जो छोर होता है वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे जहाँ पे समुद्र शुरू हो रहा होता है और जो एक तरह से टेरिटोरियल वाटर है वो भी है, जैसे आप चिल्का लेक देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत एक तरह से अच्छा होता है मछली उत्पादन के लिए या मछलियों की नर्सरिंग के लिए। तो वो उसमें ये एक तरह से कमर्शियल चीज़ों को बढ़ावा देने में बहुत फ़ायदा करते हैं। थ्रेट क्या है वेटलैंड को और देखते हैं। अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है जोड़, उसकी वजह से वेटलैंड को मतलब एक तरह से उजाड़ा जा रहा है, उसको एक तरह से वहाँ वहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है, तो उस पे निर्माण कार्य चलते हैं या उसको उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो उसकी वजह से एक तरह से उसी की वजह से एक थ्रेट है। और जो अर्बन सेंटर की जगह जहाँ पे हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल इंडस्ट्री और जो जितनी भी कमर्शियल फैसिलिटी है उसकी वजह से ये वेटलैंड को नुकसान पहुँच रहा है, चाहे वो पब्लिक वाटर सप्लाई इसके माध्यम से कराना हो तो उसकी वजह से भी मतलब अर्बनाइजेशन ही थ्रेट है। एग्रीकल्चर, और इसमें क्या होता है, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ वेटलैंड हैव बीन कन्वर्टेड, इसमें बड़े बड़े स्ट्रेचेस बनाए जाते हैं इस पैडी फील्ड के लिए। और इसमें क्या करते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं, रिजर्वायर लार्ज नंबर ऑफ रिजर्वायर कैनल एंड डैम्स, जैसे पानी को रोकने के लिए रिजर्वायर बनाते हैं, कैनाल्स, नहर और डैम्स, जहाँ पे बिजली हाइड्रो पावर के लिए डैम्स बनाना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल फ्लो होता है वो उसको कहीं ना कहीं मोड़ना पड़ता है जब हाइड्रो पावर या अपने आदमी या जो ह्यूमन है वो अपने लिए बनाएगा जब, तो उसकी वजह से जो इसका नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो रही है। प्रोवाइड फॉर इरिगेशन सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द हाइड्रोलॉजी ऑफ द एसोसिएट वेटलैंड, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर में तो फ़ायदा कर रहा है लेकिन ये वेटलैंड खुद मतलब अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। पोल्यूशन की वजह भी है। इसमें क्या है, जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं एक तरह से, ये पहली बात तो नेचुरल वाटर फिल्टर हैं, इसको पहले ही मैंने बता दिया। जैसे शरीर में किडनी का काम है, सारे किडनी का काम है, आप कुछ भी खाइए तो उसको छानना, तो ऐसे ही जो ये वेटलैंड है ये भी छानते हैं। तो अब अगर छानने वाले में भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या एग्रीकल्चर रन ऑफ से खेतों से जो अम्लीय पानी है वो पहुंचता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट पहुंचता है, तो उसकी वजह से ये पोल्यूट हो रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए या वहाँ का जो डाइवर्सिटी जो वहाँ की इकोसिस्टम है उसको एक तरह से मरीन लाइफ के लिए बहुत खतरा है। क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा है तो वो एक तरह से प्रिसिपिटेशन में शिफ्ट हो गया और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म, जो ड्रॉट एंड फ्लड, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड सी लेवल राइज कुड ऑल्सो अफेक्ट वेटलैंड। अब क्या है कि ज़्यादातर वेटलैंड है वो कोस्टल एरियाज़ में है। अगर सी लेवल, अगर जैसे धरती का तापमान जैसे 2 डिग्री सेल्सियस लगभग में बढ़ा है जब से धरती का निर्माण हुआ है, अब उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे धरती का तापमान बढ़ा, अब धरती का तापमान पहले जैसे नहीं है तो जो ग्लेशियर हैं वो और तेज़ी से पिघलेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अटलांटिक में जो अंटार्कटिका है वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, या हिमालय में जितने भी ग्लेशियर हैं वो भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो उनकी वजह से जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो पानी है वो कहाँ जाएगा, वो सागर में जाएगा। और अगर एक लेवल से ज़्यादा पानी आ जाएगा सागर में तो सागर का जो सतह है ऊपर का, जो एक तरह से ऊपर सरफेस है पानी का, वो उसका पानी और बढ़ेगा। तो वो पानी जब बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, जो एक तरह से जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आएगा। और कोस्टल एरिया पर है वेटलैंड, छोटे छोटे आइसलैंड या छोटे छोटे आयरलैंड, छोटे छोटे देश जैसे मालदीव, मॉरिशस या श्रीलंका, या कोस्टल, चाहे कोलकाता कलकत्ता सिटी हो या बीजिंग हो
या आप या मुंबई हो, तो इस तरह के जो कोस्टल वाले सिटी हैं उनके लिए बहुत थ्रेट है, और वेटलैंड के लिए भी थ्रेट है। तो ये चीज़ें हैं। और ड्रैगिंग, जो द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ वेटलैंड और रिवर बेड, जैसे आपने सैंड माइनिंग हो गया, तो इस तरह से जो क्या हो रहा है कि जो नेचुरल उनका फ्लो है वो बिगाड़ा जा रहा है। जैसे आप लोगों ने इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे नदी का फ्लो है, सही सही बह रहा है, लेकिन अगर जब नदी में से सेगमेंट या रेत है वो निकाल लिया जाता है, तो जो नदी का बहाव है वो फिर दूसरी तरफ बदल जाता है। अब रेत तो कंस्ट्रक्शन के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए लोग निकाल रहे हैं कमर्शियल पर्पजेज़ की वजह से, जिस पे सरकार बहुत तेज़ी से रोक भी लगाती है, लेकिन वो कभी कभी फेल भी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो है वो बिगड़ता है और फिर इकोसिस्टम ख़राब होता है। ड्रेनिंग, water is drained from wetland by cutting ditches into the ground, which collect and transport water out of the wetland. This lowers the water table and dries out the wetland. और इसमें क्या है, जो ड्रेनिंग है, जो जितना भी ड्रेनेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसकी वजह से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, और जो कलेक्ट करते हैं एक जगह पे पानी, तो उसकी वजह से जो ये नेचुरल कलेक्ट एक तरह से नेचुरल फिल्टर थे वेटलैंड, उनका कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। इंट्रोड्यूस स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज लाई गई हैं उनकी वजह से भी, जैसे वाटर हैवेक्लिन है और साल्विनिया है, ये नेचुरल प्लांट स्पीसीज नहीं है, ये मतलब दूसरी है। तो इसकी वजह से भी जो यहाँ का इकोसिस्टम है वो सही नहीं है, मतलब सही उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। और सैलिनाइजेशन, जो एक तरह से उसमें नमक है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ लेड टू सैलिनाइजेशन। जो ग्राउंड वाटर है उसको जब ज़्यादा निकाल लोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है, पानी में जो नमक है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है वो देखते हैं। रैमसेट कन्वेंशन, the convention came in the force in 1975. The conventional mission is the conservation and wise use of all wetland through local and national action and international cooperation, such as contribution towards achieving sustainable development throughout the world. अब इसका जो तरह से एफर्ट है वो ये है कि नेशनल लेवल पर और छोटे छोटे एक्शन के माध्यम से और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे थ्रू आउट वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में सस्टेनेबल मतलब होता है सतत विकास। इसका मतलब ये है कि आपने इतना ही रिसोर्स को यूज़ करना है जितना कि आप जितना कि नेचर को हैम्पर ना हो, और आगे आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, ना कि वहीं पे ख़त्म कर देनी है। आपको एज अ गिफ्ट मिला है, ना कि आपका इस पे एक तरह से आपको नष्ट नहीं करना है उसको। आपको सिर्फ एक तरह से आपको वहाँ से यूज़ करके और उसको संरक्षित करके चलना है, ये नहीं कि उसको बर्बाद ही कर दें, तो आगे आने वाली जनरेशन फिर सोचे कि हाँ ये भी था और हम अब नहीं है। तो इस तरह के उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। वो हमेशा बना रहे, ऐसा विकास रहे। ये नहीं कि विकास के नाम पे आप जंगल ही काट दें, वेटलैंड पे इंडस्ट्री खड़ा कर दें, या नदी तालाब इन सब पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। इनका भी संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इससे इकोसिस्टम बना रहेगा। और अगर इकोसिस्टम रहेगा तभी ह्यूमन लाइफ सस्टेन या सरवाइव कर सकती है। 3 पिलर्स ऑफ द कन्वेंशन आर, इसके जो कन्वेंशन के 3 मुख्य बिंदु हैं वो देखते हैं। आइए। वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज़ ऑफ ऑल देयर वेटलैंड, वर्क करना है मतलब बुद्धिमानी से जितने भी वेटलैंड हैं उनका यूज़ के लिए। डेजिग्नेट सुटेबल वेटलैंड फॉर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, द रैमसर लिस्ट, और जो रैमसर लिस्ट है उसका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करना है और उसको एक तरह से इंटरनेशनली प्रमोट करना है और कोऑपरेट करना है इंटरनेशनली। ट्रांस बाउंड्री मतलब बाउंड्री लेस होकर वेटलैंड को और इंडिया में 27 रैमसर साइट हैं, तो उनका मतलब एक तरह से इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी है। इंडिया हैज़ ओवर 7 लाख वेटलैंड कवरिंग 4.5 ऑफ द कंट्रीज एरिया।
एट नन ऑफ द वेटलैंड हैज़ बी नोटिफाइड अंडर डोमेस्टिक लॉज। और जो इंडिया है यहाँ पे 7 लाख वेटलैंड एक तरह से कवर कर रहे हैं, 4.5% कंट्री का एरिया। और ये अभी भी मतलब कोई लॉ के अंदर में नहीं आ रहे हैं, जो डोमेस्टिक लॉ है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? इट इज़ मेंटेन एज पार्ट ऑफ द रैमसर लिस्ट। ये मतलब मेंटेन करता है रैमसर लिस्ट का, उसी का पार्ट है। मॉन्टेरिक्स रिकॉर्ड इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइड ऑन लिस्ट ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड are occurring are likely to occur as a result to technological development, pollution or other human interference। ये जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, इसका काम है इसी का सहयोग करना। टू वेटलैंड ऑफ इंडिया और मॉन्टेरियोक्स रिकॉर्ड, कियोलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, जो कियोलाडियो है वो राजस्थान का नेशनल पार्क है। एंड लोकटक लेक मणिपुर, चिलिका लेक उड़ीसा वॉज पैलेस इन रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव फ्रॉम इट। और जो ये तीनों हैं इसमें इनको दर्ज किया गया था लेकिन बाद में रिमूव कर दिया गया। कंजर्वेशन इफेक्ट बाई इंडिया, अभी जो संरक्षण से रिलेटेड जो प्रयास किए गए हैं इंडिया द्वारा वो क्या क्या हैं? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA बनाया गया है। और NPCA का काम है ये एक सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर बोथ वेटलैंड एंड लेक। ये सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम है और ये काम करती है वेटलैंड के लिए और लेक के लिए, जो झीलें हैं उसके लिए। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड है, करंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जो एक तरह से MEFCC है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया या एग्जीक्यूट किया गया है इस समय। इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2015 बाय मर्जिंग ऑफ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये दो अलग अलग प्रोग्राम थे, इनको एक में ही मर्ज किया गया है और 2015 से ये चीज़ें चल रही हैं। NPCA सीक्स द प्रमोट बेटर सिनर्जी एंड अवॉइड ओवरलैप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और जो NPCA है ये अब एक तरह से अच्छे से कोलेबरेट कर रही, क्योंकि पहले दो थे अब एक हो गए हैं, तो एक तरह से ओवरलैपिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अच्छे से एक तरह से करने के लिए और अवॉइड करने के लिए किसी भी तरह का क्राइसिस या इशू या उस तरह का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को एक तरह से अब और प्रमोट करेंगे बेटर सिनर्जिक बनाने के लिए और एक तरह से कंजर्वेशन ओरिएंटेड। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 ये आया था वेटलैंड से रिलेटेड, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। नोडल अथॉरिटी क्या है? एज पर द वेटलैंड रूल द वेटलैंड अथॉरिटी विद इन अ स्टेट इज़ द नोडल अथॉरिटी फॉर ऑल वेटलैंड स्पीसीज अथॉरिटीज़ इन अ स्टेट UT फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। जो नोडल अथॉरिटी है वही, चाहे वो स्टेट में है या UT में है, यूनियन टेरिटरी में है, तो उसका ही एक तरह से जिम्मेदारी होगा लॉ को लागू करने में। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, क्या क्या मना कर सकती है? सेटिंग अप एन इंडस्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए मना कर सकती है या पुरानी जो लगी है उसका एक्सपेंशन करने से मना कर सकती है। डंपिंग सॉलिड वेस्ट और डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एनी ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंक्रोचमेंट और कंजर्वेशन ऑफ फॉर नॉन वेटलैंड यूजेस। अब जो डंपिंग होता है सॉलिड वेस्ट, कचरा या लेटरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ भी कचरा कर देना या फैला देना, और जो इंडस्ट्रीज़ का जो डिस्चार्ज है एक तरह से अनट्रीटेड वेस्ट है, गंदे नाले का जो उसमें फ़्लो है वो रोकना, और ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पे अगर घरों को बसाया जा रहा है तो उसको रोकना, और जितना भी अगर कोई नॉन वेटलैंड एक्टिविटीज़ है या एक तरह से वहाँ पे आबादी बढ़ रही है तो उसको रोकना। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान क्या है वो आइए देखते हैं। द गाइडलाइन रिकमेंडेड दैट द स्टेट UT एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर अ प्लान फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ईच नोटिफाइड वेटलैंड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। जो ये प्लान है इसकी गाइडलाइन ने रिकमेंड किया है कि जो हर कोई नोटिफाई करेगा वेटलैंड से रिलेटेड जो वहाँ का मैनेजमेंट है और जो वहाँ की रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो। पेनल्टीज़ क्या है? अंडरटेकिंग एनी प्रोहिबिट और रेगुलेट एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड डिफाइंड बाय द स्टेट UT एडमिनिस्ट्रेशन इन द वेटलैंड और इट्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस विल बी डीम्ड वायलेंस अंडर द वेटलैंड रूल्स। इसमें क्या है कि एक तरह से वायलेशन अगर कोई करेगा
तो उसको एक तरह से पेनल्टी है। वायलेशन ऑफ द रूल्स विल अट्रैक्ट पेनल्टीज एज पर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो 1986 का एक्ट है उसको अगर एक तरह से उसका वायलेशन माना जाएगा अगर कोई इससे, और पेनल्टी भी है अगर कोई वेटलैंड से जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ नहीं गलत एक्टिविटीज़ अगर उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो। टू काउंटर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड हैज़ टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन टर्म ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। और जो अर्बनाइजेशन है उसको काउंटर करने के लिए और जो पॉपुलेशन है उसको मैनेज करने के लिए जो इंटीग्रेटेड टर्म में है, चाहे वो प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन है या मॉनिटरिंग हो, ये तीनों को एक तरह से इंटीग्रेटेड मैनर में लेके चल रहे हैं। जितने भी मैनेजमेंट है वेटलैंड जितने भी मैनेजमेंट करने वाले हैं वेटलैंड के। प्लानिंग में क्या होगा, प्लान होगा कि यहाँ पे कुछ जितनी भी ऊपर चीज़ें हमने डिस्कस की उसको अवॉइड करना, एग्जीक्यूशन करना उस चीज़ का, और मॉनिटरिंग करना, समय समय पर देखते रहना। इफेक्टिव कोलेब्रेशन अमंग एकेडमिशियंस एंड प्रोफेशनल इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट, वाटरशेड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, प्लानर्स एंड डिसीजन मेकर फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड वेटलैंड। अब इसमें क्या है, जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट के संरक्षक हैं, उनसे चर्चा करना, डिबेट डिस्कशन करना। स्प्रेडिंग अवेयरनेस बाय इनिशिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड कंस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ वेटलैंड फॉर देयर वाटर क्वालिटी वुड प्रोवाइड वाइटल इनपुट्स टू सेफगार्ड द वेटलैंड फ्रॉम फर्दर डिटोरेशन। अब जो उसका वो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसको उससे पब्लिक को अवेयर कराना कि एक तरह से जैसे वेटलैंड है ये किडनी का काम करते हैं, ये नेचुरल एक तरह से नेचुरल ही प्रकृति प्रदत्त हैं, इनकी वजह से ये फ्लड रोकते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं, और वाटर लेवल है जो वो उसको ऊपर रखते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और मीठा पानी उपलब्ध कराते हैं, फिशरीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टूरिज़्म को, कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। तो इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी नए टॉपिक पे अपना लेक्चर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।